दोस्तों ये है आपका MPS 002 का दिसंबर सेशन का 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्याएं। 100 नंबर का पेपर था, 3 घंटे का पेपर, 2 भाग थे, दोनों में से दो दो क्वेश्चन करने कंपलसरी थे और कुल 5 क्वेश्चन आपको करने थे। इसका पहला क्वेश्चन था राज्य के नारीवादी दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए इसकी प्रासंगिकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अल्प विकास विकास से किस प्रकार भिन्न है? अल्प विकास के सिद्धांत की मूलभूत विशेषताओं की चर्चा कीजिए। वैश्विक पर्यावरण संकट पर उत्तर दक्षिण विभाजन की जांच कीजिए। क्षेत्रीय सहयोग के लिए एशियाई और अफ्रीकी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए शीत युद्ध के बाद की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। हस्तक्षेप क्या है और हस्तक्षेप की 3 अलग अलग किस्मों का वर्णन कीजिए। सीमा पार आतंकवाद से अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद कैसे भिन्न है, उदाहरण के साथ समझाइए। शक्ति के विश्व पदानुक्रम में यूएस की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। डायस्पोरा का अर्थ क्या है और यह परराष्ट्रीय आंदोलन को कैसे बढ़ावा देता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज निर्जातीयता शब्द की व्याख्या कीजिए। युद्ध के बाद के वर्षों में निर्जातीयता आंदोलन में वृद्धि के कारण क्या रहे, चर्चा कीजिए। इससे पहले भी मैं आपको MPS 002 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा चुकी हूँ और उसके इंडिविजुअल टॉपिक भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। लेकिन इस पेपर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है दोबारा आ सकते हैं। क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन वो दोबारा आ सकते हैं और वर्डिंग कुछ ऐसी दी हुई है कि अगर आपको वो क्वेश्चन आता भी होगा तो आप रह जाओगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप जो भी पढ़ो ना, उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों, उसका जो नेम है उस वर्ड का पर्टिकुलर नेम, उसको दोनों को याद रखो। क्योंकि कई बार क्या करता है ना एग्जामिनर, हिंदी इंग्लिश वाले वर्ड को ही हिंदी में लिख के दे देता है। जैसे ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, डायस्पोरा का क्या अर्थ है और परराष्ट्रीय आंदोलन को ये कैसे बढ़ावा देता है। अगर ये हिंदी में लिखा होता तो आप इसको पढ़ते ही कर सकते थे, आपकी खुद की नॉलेज के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि डायस्पोरा मतलब होता है प्रवासी। तो देखो क्या है, डायस्पोरा का अर्थ होता है किसी राष्ट्र, क्षेत्र या सांस्कृतिक समूह के लोगों का अपने मूल स्थान से बाहर दूसरे देशों या क्षेत्रों में बस जाना, किंतु अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पहचान को बनाए रखना। यह एक प्रकार की प्रवासी आबादी होती है जो भौगोलिक रूप से अलग होने के बाद भी अपनी मूल मातृभूमि से भावनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक और कभी-कभी राजनीतिक रूप से भी जुड़ी रहती है। अब ये कुछ पॉइंट है जिन तरीकों से जिनको ये बढ़ावा देता है, जैसे सांस्कृतिक आदान प्रदान। जब दूसरी संस्कृति के लोग कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो वो अपनी संस्कृति को फैलाएंगे ना। तो डायस्पोरा समुदाय अपने देश की संस्कृति, भाषा, परंपराएं और विचारधारा को दूसरे देशों में फैलाते हैं। इससे एक वैश्विक सांस्कृतिक आंदोलन को बल मिलता है। राजनीतिक समर्थन में क्या है, डायस्पोरा समुदाय अपने मूल देश की राजनीतिक समस्याओं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करता है। सबको बताते हैं तो दूसरे देशों के लोग भी फिर उनके बारे में विचार करते हैं। तमिल डायस्पोरा ने श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ हिंसा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया था। उन्होंने, जैसे वो जब भारत आए थे, तमिल तमिल श्रीलंकाई भारत आए थे, तो उन्होंने वहाँ का जो भी दिक्कत परेशानी थी भारतीयों को भी बताया। तो वो धीरे धीरे ये बातें पूरी जगह फैल गई थी और इस पे चर्चा होने लगी थी। भारतीय डायस्पोरा ने भारत की छवि सुधारने और विदेशों में भारत के हितों को बढ़ावा देने में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्तीय सहायता और निवेश, डायस्पोरा द्वारा भेजे गए रेमिटेंस यानी कि विदेशी धन जो होता है और आर्थिक निवेश से कई आंदोलनों को संसाधन मिलते हैं जिससे वे आगे बढ़ते हैं। मीडिया और सूचना का प्रसार,
डायस्पोरा आधुनिक संचार माध्यमों, सोशल मीडिया, वेबसाइट आदि का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर सूचना और विचारों का प्रचार करता है। इससे आंदोलन को वैश्विक समर्थन मिलता है। मानवाधिकार व सामाजिक न्याय के लिए अभियान। डायस्पोरा समूह कई बार मानवाधिकार, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर वैश्विक संगठनों, एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों तक पहुंचते हैं। आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं, डायस्पोरा केवल प्रवासी लोगों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक राजनीतिक शक्ति है जो अपने मूल देश और वैश्विक स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरित करती है। यह परराष्ट्रीय आंदोलनों को धन, विचार, समर्थन और वैश्विक मंच भी प्रदान करता है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन था आपका हस्तक्षेप के बारे में। हस्तक्षेप क्या है? देखो, हस्तक्षेप से तात्पर्य है किसी तीसरे पक्ष द्वारा किसी अन्य देश या क्षेत्र की आंतरिक या बाह्य गतिविधियों में जानबूझकर शामिल होकर प्रभाव डालना। यह हस्तक्षेप राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक या मानवीय उद्देश्य से किया जा सकता है। यह अक्सर तब होता है जब कोई देश किसी दूसरे देश की नीति, संकट या संघर्ष में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होना चाहे। हस्तक्षेप के 3 प्रकार पूछे हैं इसमें। तो हस्तक्षेप के 3 प्रकार है। जैसे पहला, सैन्य हस्तक्षेप। इसमें किसी देश द्वारा बलपूर्वक सेना भेजकर किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल दिया जाता है। यह हस्तक्षेप मानवीय कारणों से भी हो सकता है, जैसे नरसंहार रोकना, लेकिन कई बार ये राजनीतिक या सामरिक हितों के लिए भी होता है। उदाहरण, 2003 में अमेरिका द्वारा इराक में सैन्य हस्तक्षेप किया गया था और 2011 में नाटो द्वारा लीबिया में हस्तक्षेप किया गया था। दूसरा है राजनीतिक हस्तक्षेप। इसमें एक देश या भारी संस्था किसी दूसरे देश की राजनीतिक प्रक्रिया, जैसे चुनाव, शासन, नीति, संविधान को प्रभावित करने का प्रयास करती है। यह प्रत्यक्ष यानी कि राजनीतिक दलों का समर्थन या अप्रत्यक्ष प्रचार, मीडिया के जरिए प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका या रूस द्वारा विकासशील देशों के चुनाव में प्रभाव डालने के आरोप। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसी देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप की अपील। और तीसरा है आर्थिक हस्तक्षेप। इसमें एक देश, संगठन या संस्था द्वारा किसी देश की आर्थिक गतिविधियों, नीतियों या संसाधनों पर प्रभाव डाला जाता है। यह प्रतिबंध, ऋण, सहायता या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जरिए प्रभाव के रूप में हो सकता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध, आईएमएफ या विश्व बैंक द्वारा ऋण के बदले नीतिगत शर्तें लागू करना। अब इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक जटिल और संवेदनशील विषय है। यह कई बार मानवाधिकार और न्याय के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन कई बार यह स्वतंत्रता और संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में भी देखा जाता है। इसलिए इसकी प्रकृति, उद्देश्य और परिणामों की गहन समीक्षा आवश्यक है। अब आपसे पूछा गया था, सीमा पार आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद दोनों एक दूसरे से किस प्रकार अलग हैं? तो देखो, सीमा पार आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद दोनों आतंकवाद के प्रकार हैं, लेकिन इनकी प्रकृति, दायरा और उद्देश्य अलग अलग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीमा पार आतंकवाद की। इसका अर्थ है, सीमा पार आतंकवाद वह स्थिति होती है जब एक देश में स्थित आतंकवादी संगठन या समूह दूसरे देश में आतंकवादी गतिविधियां अंजाम देते हैं, अक्सर सीमा पार करके। वो सीमा पार आतंकवाद कहलाता है। विशेषताएं, आमतौर पर 2 पड़ोसी देशों के बीच होता है, जैसे पाकिस्तान करता है ना हमारे साथ। यह आतंकवादी हमले राज्य प्रायोजित भी हो सकते हैं। इसका मकसद राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य तनाव या कूटनीतिक दबाव बनाना होता है। उदाहरण,
भारत में पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद 26/11 मुंबई हमला 2008 में जो हुआ था, आतंकवादी पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते भारत घुसे थे। और पठानकोट हमला 2016 में जो हुआ था, आतंकवादी सीमा पार करके एयरबेस का पर हमला करते हैं। सॉरी। अब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या होता है? जब कोई आतंकवादी संगठन या नेटवर्क किसी देश में आतंकवादी गतिविधियां संचालित करता है या एक देश में बैठकर कई अन्य देशों में हमले करवाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहा जाता है। इसकी विशेषताएं हैं, बहुराष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा संचालित होता है ये, और इस बहुराष्ट्रीय और मतलब कई सारे देशों द्वारा। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर धार्मिक, वैचारिक या राजनीतिक संदेश देना होता है। उदाहरण के लिए अल-कायदा द्वारा 9/11 हमला 2001 यूएसए हमलावर अफगानिस्तान में ट्रेनिंग पाकर अमेरिका पर हमला करते हैं। और आईएसआईएस द्वारा यूरोप में हमले, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम जैसे देशों में आत्मघाती हमले जो हुए थे। अगर इन दोनों के अंतर की बात करें तो सबसे पहले क्षेत्रीय दायरा है। जो सीमा पार आतंकवाद होता है वो 2 पड़ोसी देशों तक सीमित होता है, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद वैश्विक स्तर पर कई देशों में सक्रिय होता है। उद्यम की बात करें तो सीमा पार वाला आमतौर पर सीमावर्ती शत्रु देश द्वारा किया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय किसी भी देश से वैश्विक नेटवर्क के साथ। उदाहरण, सीमा पार में भारत में पाकिस्तान समर्थित हमले, और अंतर्राष्ट्रीय में 9/11 अमेरिका आईएसआईएस हमले यूरोप पे। परियोजन कई बार राज्य प्रायोजित करता है सीमा पार वाले, और अंतर्राष्ट्रीय अधिकतर गैर राज्य संगठन द्वारा होता है, और लक्ष्य सीमा पार का क्षेत्रीय अस्थिरता, दबाव और अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक डर, धार्मिक और राजनीतिक संदेश के लिए। अब इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, सीमा पार आतंकवाद एक क्षेत्रीय चुनौती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक वैश्विक संकट है। दोनों के लिए रणनीतिक, कूटनीतिक और वैश्विक सहयोग आवश्यक है, लेकिन इनकी प्राकृतिक विभिन्नताओं को समझना समाधान के लिए अत्यंत आवश्यक है, वरना समाधान असंभव हो जाता है। फिर आपका एक क्वेश्चन था नृजातीयता के बारे में, तो देखो क्या है। नृजातीयता शब्द का संबंध किसी व्यक्ति या समूह की सांस्कृतिक, भाषाई, नस्लीय, धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान से होता है, जिसके आधार पर वो खुद को एक विशिष्ट समुदाय के रूप में पहचानते हैं। ये एक सामाजिक अवधारणा है जिसमें लोग समान वंश, परंपरा, भाषा, धर्म, रीति रिवाज और मूल क्षेत्र को साझा करते हैं और उसी के आधार पर अपनी पहचान बनाते हैं। मतलब अगर कहें तो नृजातीयता वह भावना है जिसमें कोई समूह अपने को दूसरे से अलग मानता है क्योंकि उसके पास अलग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत होती है। युद्ध के बाद, विशेषतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, नृजातीयता आंदोलन में वृद्धि के प्रमुख कारण है। एक तो है औपनिवेशिक साम्राज्य का विघटन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अफ्रीका और एशिया में कई देशों को स्वतंत्रता मिली, लेकिन सीमाएं कृत्रिम रूप से खींची गई थी। तो कोई ऐसा तो है नहीं दीवार खींचती हो। तो क्या हुआ, इससे एक दूसरे की जो सांस्कृतिक जो मूल्य हैं वो संस्कृति का भी आदान प्रदान हुआ। इससे एक ही देश में कई निर्जातीय समूह रहने लगे जिनके बीच मतभेद और संघर्ष पैदा हुए। उदाहरण के लिए रवांडा में हुतू और तुत्सी समुदाय के बीच संघर्ष हुआ। राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विस्तार। स्वतंत्रता के बाद कई समूहों ने अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग की क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी पहचान, भाषा और संस्कृति को मुख्य धारा में दबाया जा रहा है। इससे आत्मनिर्णय की मांग उठी। उदाहरण के लिए तमिल अलगाववाद जो श्रीलंका में हुआ था, और कुर्द आंदोलन तुर्की, इराक, सीरिया में हुआ, और खालिस्तान आंदोलन जो भारत में हुआ। राजनीतिक सत्ता में भागीदारी की मांग। निर्जातीय समूहों ने यह महसूस किया कि सत्ता पर किसी विशेष बहुसंख्यक समुदाय का नियंत्रण है और यह उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। इससे राजनीतिक संघर्ष और आंदोलन और बढ़े।
फिर वैश्विक स्तर पर आधुनिक संचार माध्यम, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने नृजातीय पहचान और असंतोष को उजागर करने और एकजुट करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रवासी समुदाय ने भी भारी समर्थन देकर इन आंदोलनों को बल दिया। मानवाधिकार और लोकतंत्र की वैश्विक अवधारणा। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठनों ने मानवाधिकार, सांस्कृतिक अधिकार जैसे विषयों को उभारा। इससे नृजातीय समूहों ने अपने अधिकारों की मांग को न्यायोचित ठहराया। और इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, नृजातीयता एक सांस्कृतिक पहचान है, लेकिन जब राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक असमानताओं से जुड़ जाती है तो यह आंदोलन और संघर्ष का रूप ले लेती है। युद्ध के बाद दुनिया में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, वैश्विक परिवर्तन ने इन आंदोलनों को जन्म दिया और विस्तार किया। इस चुनौती का समाधान समावेशी राजनीतिक, सांस्कृतिक विविधता की मान्यता और समान प्रतिनिधित्व में निहित है। तो अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि शक्ति के विश्व पदानुक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका की वर्तमान स्थिति क्या है? मतलब कितना शक्तिशाली है इस समय अमेरिका? विश्व राजनीति में शक्ति का पदानुक्रम उस संचार को दर्शाता है जिसमें विभिन्न राष्ट्र अपनी सैन्य, आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक क्षमताओं के आधार पर बद्ध होते हैं। इस संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी वैश्विक शक्ति पदानुक्रम में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, लेकिन उसकी स्थिति में कुछ बदलाव आए हैं। शक्तिशाली अभी भी है, लेकिन कुछ तो परिवर्तन हुआ है समय के साथ। क्या कि वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थिति। अमेरिका आज भी एकमात्र ऐसी शक्ति है जिसके पास वैश्विक स्तर पर सैन्य तैनाती, उन्नत तकनीक और प्रभावशाली राजनीतिक नेटवर्क है। उसकी सैन्य शक्ति अत्यंत उन्नत है। अमेरिका के पास सबसे बड़ा रक्षा बजट, आधुनिक हथियार प्रणाली और वैश्विक सैन्य अड्डों का जाल है। अमेरिका जो है अपने देश का सबसे ज़्यादा बजट सेना पे खर्च करता है। फिर है आर्थिक क्षेत्र में स्थिति। अमेरिका अब भी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है, हालांकि चीन इससे कुछ क्षेत्रों में आगे निकल चुका है। अमेरिका डॉलर विश्व व्यापार और रिजर्व मुद्रा बना हुआ है। तकनीकी नवाचार, स्टार्टअप्स और वैश्विक कंपनियों में अमेरिका का प्रभुत्व स्पष्ट है, जैसे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। फिर है भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। अमेरिका को अब चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जो क्षेत्रीय शक्ति से बढ़कर अब वैश्विक स्तर पर चुनौती पेश कर रहा है। रूस भले ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो, परंतु अपनी सैन्य और रणनीतिक गतिविधियों से अमेरिका के प्रभाव को चुनौती देता है, विशेषतः यूक्रेन युद्ध, मध्य एशिया, अफ्रीका में हस्तक्षेप। बहुपक्षीय संस्थानों की भूमिका में आप लिख सकते हैं, अमेरिका भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, नाटो, विश्व बैंक, IMF जैसी संस्थाओं में निर्णायक भूमिका निभाता है। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ निर्णयों जैसे पेरिस जलवायु समझौते से हटना या वापसी से इसकी वैश्विक नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठे हैं। नवीन चुनौतियां और गिरावट के संकेत। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीकरण, राजनीतिक अस्थिरता और सार्वजनिक समर्थन में गिरावट जैसी चुनौतियां अमेरिका की शक्ति को प्रभावित कर रही हैं। अमेरिका के प्रभुत्व को चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, डिजिटल युआन और वैश्विक दक्षिण देशों की गोलाबंदी से चुनौती मिल रही है। तो निष्कर्ष में लिख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी वैश्विक शक्ति है वे शीर्ष पर है, लेकिन यह अब निर्विवाद महाशक्ति नहीं रह गया। यह बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण हो गया।